बहुत शुक्रिया। ये जो मीडिया के साथी यहाँ खड़े हैं वो साइड हो जाए तो हमारे लोग काफी हो जाए। देखिए हम लोग तो यहाँ मंच पर बैठे हैं, लेकिन मैं दिल की गहराई स्वागत करता हूँ उन सब लोगों का, तमाम जो वहां नीचे बैठे हैं और इस गर्मी में अपने भाइयों को सुनने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। देखिए ये बहुत बेहतरीन मुल्क है दुनिया का। प्रशासन के लोग मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अति मदद ना करें कि हमारे लोगों को परेशानी हो। ये मेरी आपसे निवेदन है कि उतनी मदद करें जिसमें हमारे लोग परेशान ना। बाकी ये भीम आर्मी के, मुस्लिम सभा के और ये तमाम जो मोहतरम हजरात यहाँ बैठे हैं, ये अपने आप अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हैं बहुत दिन से देश में। तो जैसा मैंने बताया कि ये मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है। इतनी भी गर्मी मत खाओ, गर्मी हो रही है मैं समझ है, मगर इतना भी मत करो, आवाज सुनो फिर, समझ रहे हो। तो ये पोखरण है राजस्थान, और अभी मैं कुछ दिन पहले केरल था। दूरियां है वो, कुछ दिन पहले मैं उत्तराखंड था और दूरी, लेकिन पूरे मुल्क में आग लगी है। और आग किसने लगाई आप बेहतर जानते हैं। पूरे मुल्क के लोग सड़क पर हैं, चिल्ला रहे हैं, आंधी तूफान बारिश सर्दी तमाम परेशानियों में सड़क पर हैं। सोच रहे हैं कि हुकूमत उनकी बात सुन ले, लेकिन हुकूमत को सुनाई नहीं दे रहा। और सुनाई न देने का एकमात्र कारण यह है कि ये कमजोर लोगों की आवाज है, और इसलिए कमजोर लोगों की आवाज है कि लोकतंत्र में जहां आप लोगों को बैठना चाहिए था संसद में जाकर, वहां आप नहीं बैठे, वहां दूसरे लोग बैठे, वो लोग बैठे जो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। अब इसके लिए गलती उनकी नहीं है, गलती आप तमाम लोगों की। कितने लंबे समय से जिनकी ज्यादा वोटें होती है उनका राज होता है, तो जिनकी वोट है वो यहां सड़कों पर है और चिल्ला रहे हैं, और जिनकी इतनी सी वोट है वो राज कर रहे हैं। तो अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका है आप लोगों को, मैं आखिरी बार बता रहा हूं आप लोग। अगर ऐसे तोड़ने वाले लोग संसद में जाते रहेंगे, उनकी तमाम लोगों की सरकारें बनेगी, तो फिर ऐसे ऐसे कानून लागू होंगे। कल आपके घर में रहने से पहले आपको पूछा जाएगा कि आप गुलाम बनकर रहोगे अपने मुल्क में या मालिक बनकर रहोगे, तो हमारे दया पर ये आपसे सवाल पैदा हो जाएगा कल आने वाले समय में। तो सबसे पहले वो जो भड़काऊ भाषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है, उस भाषण को यहां पढ़ लिया जाए, क्योंकि अगर उनके लिए भड़काऊ भाषण है तो हमारे लिए यही एक जीने की उम्मीद है इस देश में, जो भारत का आईन, भारत का संविधान कहता है। मैं तमाम साथियों से निवेदन करता हूं कि वो भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़े मेरे साथ। मैं यहां से दोहराऊंगा, आप सब लोग वहां से दोहराएं, अपनी जिम्मेदारी अदा करें मुल्क के प्रति, अपने लोगों के प्रति और इस देश के प्रति, देश के आईन के प्रति जो जिम्मेदारी रहती है हर नागरिक की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा
अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक क्या दिनांक है 14 फरवरी 2020 को ये संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन के आखिरी समय तक अपने मुल्क के आईन की अपनी एकता की सुरक्षा करेंगे और अपने मुल्क को दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क बनाने में सहयोग करेंगे। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो नमस्कार के जो सारे स्वरूप है और यही एकता में अखंडता भारत की पहचान। अब जो मैं कहने वाला हूं वो बहुत सीधी बातें हैं और मैं चाहता हूं कि आप उन्हें सुन लें और समझ लें। देखिए, जब मुल्क का जो राजा होता है ना, वो ये तय करता है कि मुल्क आगे बढ़ेगा या मुल्क पीछे हटेगा। आज की जो सरकार है सेंटर की, उसका जो राजा है उसने ये तय कर लिया कि मुझे इस मुल्क को फना कर देना, मुझे इस मुल्क को बर्बाद कर देना है। तो वो ऐसी सारी सियासी चालें चल रहा है जो जिससे ये मुल्क बर्बाद हो जाए। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है इस मुल्क में रहने वाले लोगों की कि वो अपने मुल्क को किस तरह बचाए। तो सबसे पहले आप मेरा स्वागत कर रहे थे, लेकिन मैं स्वागत करता हूं जामिया की उन बहनों का, जामिया के उन भाइयों का, जेएनयू डीयू की उन बहनों का, एएमयू की उन बहनों का और शाहीन बाग की तमाम उन बहनों का, पूरे देश में जो शाहीन बाग बने हैं और पूरे मुझे नहीं पूरे देश को शुक्रिया अदा करना चाहिए उन तमाम मुस्लिम बहनों का जो सड़क पर बैठी हुई है, आंदोलन कर रही है अपने मुल्क को बचाने के लिए। तरह तरह की बातें उनके लिए होती है। कुछ लोग कहते हैं कि 500 रुपए लेके बैठी है, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार के विरोधियों के इशारे पर बैठी है। लेकिन मैं पूरे हिम्मत से और पूरे विश्वास के साथ, मजबूती के साथ ये कह सकता हूं कि वो इस मुल्क की शेरनियां है, अपने मुल्क को बचाने के लिए बैठी है। ये पूरा मुल्क का अधिकार है उनका, जिन्होंने हम सब लोगों को जगा दिया। और मैंने जब मैं जमा मस्जिद की ऐतिहासिक सीढ़ियों पर, मेरे साथी यहां मौजूद हैं, इमरान भाई और बहुत सारे तमाम साथी, जब इस मुल्क को तोड़ने के लिए कानून लाया गया तो मुझे याद आया 1947 मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जब बंटवारा हो रहा था तो जमा मस्जिद की वही ऐतिहासिक सीढ़ियां थी। उन्हीं सीढ़ियों पर खड़े होकर जनाब आजाद साहब ने दरखास्त की थी मुस्लिम भाइयों से कि धार्मिक मुल्क में कभी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, धार्मिक मुल्क कोई आबाद नहीं होगा। हे मुसलमानों, तुम इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, ये मुल्क तुम्हारा है, तुम्हारे मकबरे यहां, तुम्हारे मजारे यहां, तुम्हारे रहने वाली जगह यहां, तुम्हारे ताजमहल से लेकर लाल किले बनाए हुए यहां, तुम कौन से देश में जाने की बात कर रहे हो। और उनकी इस आवाज के बाद करोड़ों मुसलमानों ने बाई चॉइस इंडिया में रहना पसंद किया, इस देश में रहना पसंद किया। क्योंकि जब मैं आजादी की बात करता हूं, जब मैं इंडिया गेट की बात करता हूं, तो आजादी की इस लड़ाई में जब हमने गोरों से आजादी छीनी, इस मुल्क की आजादी ली, तो तमाम जो कुर्बानियां दी गई है वो किसी एक जाति धर्म की नहीं थी, पूरे मुल्क में रहने वाले लोगों की थी।
वालों से इस देश के नागरिक होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। क्या मुसीबत आ गई है देश में। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि तुमने गद्दारी की, तुमने क्रांतिकारियों का मुल्क को चाहने वालों का सहयोग कब नहीं किया, आज इस मुल्क को क्यों बांट देना चाहते हो। तो वो ऐतिहासिक सीढ़ियां गवाह थी, मुझे फिर वही जाना पड़ा। मेरे साथी महमूद प्राचा साहब, हम सब लोग वहीं गए और हमने फिर दरखास्त की इस देश के तमाम लोगों से कि आज समय है, डेमोक्रेसी है, बाबा साहब का संविधान है, सब लोग मिलकर देश के संविधान के साथ खड़े जाते हैं और गद्दारों को बता देते हैं कि पहले भी हम इस मुल्क में बंटवारा नहीं चाहते थे और आज भी हम इस मुल्क में बंटवारा नहीं चाहते। और अगर मैं अपनी बात की शुरुआत जब अपने महापुरुषों से करता हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर फरीदी, मान्यवर साहब काशीराम, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव और जितने भी महापुरुष हुए, ज्योतिबा फुले साहब, पेरियर साहब, किसी ने भी हमें धर्म के लिए या धर्म के लिए किसी भी समाज से टकराव करना नहीं सिखाया। हमेशा उन्होंने सिखाया कि एकता बना के रखो। और जैसा संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज का इतिहास कहता है, उन्होंने भी हमेशा इस देश के तमाम लोगों के लिए मानवता की बात करी। और वैसे ही गुरु नानक देव ने भी जब उनकी गुरु ग्रंथ साहिब को हम पढ़ते हैं तो वहां तमाम संत शिरोमणि रविदास जी के साथ कबीर साहब की भी सबकी वाणियां वहां हैं। तो जब वो बंटवारा नहीं चाहते थे, वो धर्म के आधार पे मुसलमानों का, गैर मुस्लिमों का बंटवारा नहीं चाहते, तो आप कौन होते हैं करने वाले? आपको ये ताकत किसने दी? आप कौन है? कितनी ताकतवर है? फिरौन से ज्यादा ताकतवर आप नहीं हो सकते। इसलिए हमने फिरौन भी देखे, उनको भी देखा वो कितने ताकतवर थे, हमने उनका भी सामना किया, उनका भी असर में याद है और आपका भी असर ऐसा होगा जो इस मुल्क को तोड़ देना चाह रहे हैं। इस आंदोलन में एक कमी थी, इस सरकार ने चाहा कि वो इसे एंटी मुस्लिम बनाएंगे। उस समय हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम सच्चाई बताएं कि ये कानून बनाया किसने गया है। एक बार प्राइम मिनिस्टर रात को 8 बजे आए थे और ऐसे दोनों हाथ उठा कहा कि भाइयों बहनों, मैं तुमसे 50 दिन मांगता हूं, हम नोटबंदी कर रहे हैं, मुल्क से काला धन गायब हो जाएगा, भ्रष्टाचारी लोग बेघर हो जाएंगे, आतंकवादी पनाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। पूरे मुल्क को सताया, नोटबंदी की। और ये जो काम किया है, नागरिकता जो छीनने का प्रयास है, ये वोटबंदी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब उनकी सरकारें वापिस नहीं आने वाली है इस देश में। तो जो लोग उनके खिलाफ हैं, SC/ST के लोगों ने जो संकल्प ले लिया उनकी सरकार को उखाड़ने का, माइनॉरिटी के लोग हमेशा से उनके खिलाफ खड़े हुए, कुछ गद्दार है जो दोनों तरफ है। मैं उनकी बात आज यहां से नहीं करूंगा जो गद्दार है जो उनके खेमे में खड़े हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान और धार्मिक अल्पसंख्यक जो सेकुलर है, वो कभी इस देश में भाजपा की सरकार नहीं चाहता था। और अभी CA NRC में मुल्क क्या चाहता है, ये आपको दिल्ली के जनादेश ने बता भी दिया है कि तमाम सरकार वहां लगी हुई थी, सेंटर की, और तमाम मुख्यमंत्री सब लोग लगे हुए थे और बोली और गोली की भाषा चल रही थी। लेकिन परिणाम क्या हुए? जनता ने आपको पूर्ण रूप से नकार दिया। और ये नकारा जो जनता ने दिल्ली से, ये पूरे देश में नकारा जाएगा। बस अब आने वाले चुनाव की देर है, आप देखते जाइएगा। अब मैं एक जरूरी बात आपसे, अपने नौजवान साथियों से जो भीम आर्मी से जुड़े उनसे कह देना चाहता हूं। अच्छा लगता है सुनने में देश में डेमोक्रेसी है, मगर कौन सी डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन तो इजाजत देता है कि जब आपके हक अधिकार छीन रहे हो या कोई कानून जिससे आप सहमत ना हो उसको लागू किया जाए। गौर से सुनना जो मैं कह रहा हूं, कोई ऐसा कानून लागू किया जाए जिसका आप समर्थन नहीं करते, जो मुल्क के खिलाफ हो,
मुल्क के संविधान के खिलाफ हो तो आप उसके लिए आर्टिकल 19 की इजाजत देता है कि आप उसके खिलाफ विरोध करें, एजिटेशन करें। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन जब सीएनआर के खिलाफ हम लोग एनपीआर के खिलाफ आंदोलन करने सड़क पर आते हैं, आपने देखा होगा तमाम देश के लोगों ने कि जब हम यूपी में आते हैं तो 27 लोगों की शहादत देनी पड़ती है। वहां पुलिस सीधी गोलियां चलाती है, हजारों लोग जेल में पड़े हुए हैं। अभी मेरे साथी डॉक्टर कपिल खान 3 दिन पहले उनकी बेल हो गई थी, रिहाई के उधर चले गए। आज सुबह सुबह नस्ते लगाने मेरे भाई का कौन सी डेमोक्रेसी? आजमगढ़ में बहनें आराम से आंदोलन कर रही, लाठियां मारी जाती है उनको। लखनऊ में घंटा घंटा आंदोलन होता है, उनके कंबल चुरा के ले जाती है पुलिस, उनके खाना उठा के ले जाती है पुलिस। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? और ये कौन लोग हैं जो हमारे एजुकेशन का अधिकार भी छीन ले रहे हैं? ऐसे ही आंदोलन को 2 अप्रैल में आप लोग सड़क पर आए थे, याद है? आप लोग भूल चुके हो। यहां आपका मारा गया और पूरे देश में मारा गया। 14 से ज्यादा लोगों ने कुर्बानियां दी, शहादत दी, हजारों लोग में मुकदमे लगे। आज भी यहां की सरकार ने भी मुकदमे वापस नहीं लिए। झूठ और सब्र की एक सीमा होती। मैं यहां के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, प्रशासन के लोग भी आए, ये आवाम है, ये जो तय कर देती है वो यहां होना आया है। इनको सताया जाएगा, इनके अधिकार छीने जाएंगे, इनको लाठी गोली की भाषा में समझाया जाएगा। तो याद रखना, ये लोकतांत्रिक देश है। तुम्हारी कुर्सियां छीन कर रोड पे तुम्हें पैदल मास्टर बना देंगे हम सब लोग। हमारे शब्द का जन्म कान न ले जाए। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो खुद को संत कहते हैं, मुझे शर्म आती है कि उन्होंने संतों की गरिमा को भी डुबो दिया। जिस देश में महिलाओं को सम्मान की नजर से देखा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनको देवी माना जाता है, उस मुल्क में वो ये खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमान घर में घुस गया है, अपनी औरतों को चौराहे पे बिठा दिया है। ये भाषा होती है बोलने की? ये भाषा है तुम्हारे लोकतंत्र में? तुम बोलोगे बहनों के बारे में ऐसी बातें? तुम वो बोलने वाले आज सत्ता के घमंड में बोल रहे हो। मैंने तुमको संसद में रोते हुए देखा, मुझसे बात करो, मैं दूंगा तुम्हें जवाब। मैंने देखा कि पुलिस के सामने जिस पुलिस का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने प्रदेशों में कर रही है, मैंने देखा आपको चिल्लाते हुए, रोते हुए, ऐसे आके पूछते हुए मैंने देखा आपको संसद में। आप कह रहे आज आप घमंड में हैं। वो दिन दूर नहीं जब आपसे कुर्सियां छीन लेंगे उत्तर प्रदेश से लेकर सारे देशों की, आप याद रखना। लेकिन मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि जब गोली चलती है जामिया के भाइयों पे, जब जामिया में बहनें पीटी जाती हैं, तब मैंने इस मुल्क के वजीर आजम से पूछा, इस देश के गृह मंत्री ने पूछा जो छोटे से हैं, वो मोटा सा पेट और छोटे से, उनसे पूछा मैंने कि वजीर आजम साहब ये बताओ, हमारी बहनें प्रोटेस्ट कर रही हैं, लोकतांत्रिक देश है, हमें इजाजत है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सारे आम सर फिरा के गोलियां चला रहे हैं, कौन करेगा प्रोटेस्ट की सुरक्षा? हमारी बहनों की, हमारी माताओं की, हमारी चाचियों की, दादियों की, साइन बाप की दादियों की सुरक्षा कौन करेगा? ये बताओ। अगर तुमसे नहीं हो रही है, तुमसे मुल्क के लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, तुम सरहदों की सुरक्षा कैसे करोगे? तुमसे नहीं देश चल रहा तो कुर्सी से इस्तीफा दे दो, उनसे भी दिला दो जो छोटे से गृह मंत्री है, उनके पास का नहीं देश संभालना। जब मैं जेल चला गया तो मुझे यही डर था कि ऐसा नाम आंदोलन टूट जाए, लेकिन मैंने इसलिए शुक्रिया अदा करा अपनी बहनों माताओं का कि उन्होंने आंदोलन टूटने नहीं दिया। जो लोग घर पड़े थे उनको भी सड़क पर लाके खड़ा कर दिया।
जब मैं जेल से बाहर आया तो मेरे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां थी कि जैसे अगर दिल्ली नहीं जाएंगे, एक बेटा अपनी मां से दूर कैसे रह सकता है। मैंने सवाल किया कि न्यायालय तो कम से कम ऐसा ना करे, मान लीजिए न्यायालय तो हमें कम से कम अपनी बहनों के बीच जाने से ना रोके। और फिर एक बदलाव हुआ, मुझसे कहा गया कि आ जाओ दिल्ली, लेकिन जब कहीं भी जाओगे तो बता के जाना पड़ेगा। चलिए मैंने कहा बता दूंगा। और उस दिन मैं साइन बाग गया और मैंने वादा किया कि देश में 5000 साइन बाग बनाने हैं। कितने साइन बाग बनाने हैं? 5000। और उन 5000 साइन बाग में तरह तरह के जो फूल खिल रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारी आवाज तो नहीं सुन रही, तो हो सकता है उसकी खुशबू सरकार को चली जाए। और वो खुशबू गई भी 11 फरवरी को दिल्ली के लोगों ने दी। तो मैं चाहता हूं सरकार पे अब भी समय सरकार समझ जाए, मुल्क को तोड़ने वाले फैसले वापस ले। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मुल्क से सीए, एनआरसी और एनपीआर जैसे जो काले कानून आप बना के ला रहे हैं, ये तब तक वापस नहीं होते, तब तक आंदोलन आपका जारी रहेगा। अब ये जिम्मेदारी मैं भीम आर्मी के नौजवानों को दे रहा हूं, भीम आर्मी के जिम्मेदार साथियों को दे रहा हूं। मैंने जो वादा किया उस पर झूठा ठहराओगे या उसको आगे बढ़ाओगे, पहले बताओ आगे। मैंने दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पर वादा किया था देश के तमाम मुस्लिम भाइयों से कि आपने समय समय पर देश के दलित भाइयों की सुरक्षा की। समय समय पे आपने बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन सभा में भेजा, चुनाव जिता के बंगाल से। जब दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो मां फातिमा शेख ने अपनी जमीन देके हमें पढ़ने की जगह दी। आज हम पे मौका है। मैंने वादा किया कि जहां अपने भाइयों का पसीना गिरेगा वहां हम लोग फूल लेंगे। इस बात को आगे बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, इतनी जोर लगा के बताओ कि दिल्ली की गद्दी तक आवाज जाए। सबसे ऊंचे मैं इसलिए बैठा हूं कि पहली गोली हम खाएंगे। इसमें मदद करोगे या नहीं करोगे? ये सरकार है, कल आप इससे अखबारों में तो यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार है वो भी भारी हो सकती है। हो सकता है उनकी गोलियों का भी सामना करना पड़े। तुम्हारे कदम डगमगा तो नहीं जाएंगे मुल्क को बचाने के लिए। शकीर भाई तुम संघर्ष करो, मैं जो कह रहा हूं सुनो। अगर कदम डगमगा जाए तो पुलवामा के शहीदों को याद करना। आज ही के दिन शहादत दी थी उन लोगों ने, उन शहीदों ने उनको याद रखना जिन्होंने अपने मुल्क के लिए शहादत दी। आप भी मुल्क के सिपाही हो, आपको भी मौका मिले शहीद होने का तो पीछे मत हटना। ये भीम आर्मी के नौजवानों से मैं कह रहा हूं। और जैसा मैंने बताया था, सीए, एनआरसी और एनपीआर एक है। एनपीआर होगा, एनआरसी के लिए कोई कानून नहीं आएगा। एनपीआर का डाटा दे दिया, उसी से एनआरसी करेंगे। अब बीजेपी के पास राम मंदिर मुद्दा नहीं बचा, अब बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, सीएए। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, एज ए लो एक बात बता रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो मना कर सकती है कि मैं एनपीआर नहीं कर रही। याद रखना मेरी बात को। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, राज्य सरकार चाहे तो मना कर सकती है कि हम एनपीआर नहीं करवा रहे हैं। अगर इस जिले का डीएम चाहे वो मना कर सकता है कि मेरे पास समय नहीं है एनपीआर का, मैं नहीं करवा रहा। मालिक का डीएम भी है। अगर एक सरकारी मुलाजिम का जिसकी ड्यूटी लगे वो मना कर सकता है कि मैं नहीं कर रहा, मेरे पास समय नहीं है। एनपीआर में डाटा न देने का कोई सजा नहीं, कोई क्राइम नहीं, कोई मुकदमा नहीं होगा। लेकिन इस देश का आम आदमी भी मना कर सकता है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, कोई क्राइम नहीं है। ये कानूनी बात बता रहा हूं। अगर आम आदमी मना कर दे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, कोई डाटा नहीं देंगे, तो कोई क्राइम नहीं है। तो सबसे पहले किसे रोकना है? एनपीआर को। इस देश में दो जगह दो सरकार ने एनपीआर की डेट घोषित कर दी है। एक बिहार की नीतीश कुमार सरकार है। अब उनसे मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो उनके गुरु चेले जो है मैं उनको जानता हूं।
वो तो करेंगे, लेकिन उनको भी रोकेंगे जाके बिहार में। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि तेलंगाना में भी एनपीआर शुरू कर देगा, फिर ड्यूटी लगा दी है। तेलंगाना में हमारे लोग भी सरकार में, मैं चाहता हूं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, पोखरण की धरती से, कि वहां आप एनपीआर रोक दें। बिल्कुल हम एनपीआर बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना होने देंगे एनपीआर। इस मुल्क को तोड़ने के लिए जो भी कानून होगा बनेगा, उसको लागू किया जाएगा, तो पहले हमारे लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा देश सरकार को। ये बात जान लें आप लोग। एनपीआर, एनआरसी और सीए, ये एक सबसे बड़ा झूठ है इस देश में। दोबारा से इस देश के पोलराइजेशन का, हिंदू मुसलमान, दलित मुसलमान और ये सब चीजें बनाने का। अब मैं इनके वजीर आजम की सच्चाई बता दूं आप सब लोगों, नौजवान जो बैठे हैं आर्मी के। मैंने पहले कहा था कि सबसे ज्यादा मार पड़ेगी इस कानून में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को। अभी मेरे साथी बता रहे थे कि मुसलमानों ने राज किया देश पे, वो तो कागज दिखा भी देंगे थोड़े होते। तुम 54% दलितों को, जिन आदिवासियों को रोज निकाल दिया जाता है, वो कहां से कागज दिखाएंगे? जिन ओबीसी समाज के भाइयों ने अपनी जमीनें बेच दी है, वो कहां से कागज दिखाएंगे? आरटीआई मांग के देखो, 15 साल पुराना राशन कार्ड मांगोगे तो आरटीआई में दिखाया गया हम पे डाटा नहीं है 15 साल पुराने राशन कार्ड का। वो तुमसे कहते हैं कि 1955 से पहले डॉक्यूमेंट दिखा दो। मोदी जी आप तक डिग्री तो दिखा नहीं पाए, स्मृति ईरानी आप तक डिग्री तो दिखा नहीं पाई। अभी 10 साल, 20 साल, 30 साल पुरानी डिग्री तो आप दिखा नहीं पा रहे हो, हमसे कागज मांग रहे हो। मैंने बताया था कि देश के संविधान को बदलकर मनुस्मृति देश के ऊपर लागू करने का प्लान चल रहा है उसका। ये तुम सुन लेना, किसी का बड़ा हमला सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। तुम्हें नहीं पता लगा क्योंकि पढ़ नहीं रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। 7 तारीख को जो फैसला है, कान खोल कर सुनो। प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात नहीं की है उन लोगों ने, स्पेशल लिखा है एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कि देश में रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि देश का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16(4)(a) अनुच्छेद 16(4)(a) इस बात को पाबंद करता है कि देश के दलितों को और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम चेक करते हैं तो जब देश के बीसी चेक किए जाते हैं कुलपति कितने यूनिवर्सिटियों में, तो एसटी, एसटी, ओबीसी के मिला के 50 में 796 में से। जब सुप्रीम कोर्ट में जज की बात आती तो एक जज नहीं है दलित का, पिछड़ों का, आदिवासियों का। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बात आती है सचिव की, अपर सचिव की, ज्वाइंट सचिव की, ना के बराबर है। कल मैंने बात लाइव में भी कही थी, जान लो पिछले दरवाजे से तुम्हारा अधिकार खत्म करके तुम्हें गुलाम बनाने की तैयारी कर दी गई है। अब 23 तारीख को बंद बुलाया हम लोगों ने सरकार के कान खोलने के लिए और नारा दिया है आरक्षण बचाओ, देश बचाओ, एनपीआर, एनआरसी, सीए हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। आखिरी मौका याद रखना, इस बार चूके वो दिन दूर नहीं कि गुलामी थोप दी जाएगी। जब तुम्हारे पढ़ने से लेके आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे, जब तुम्हारे वोट का अधिकार मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों छीन लिया जाएगा, कौन आएगा तुम्हें पूछने? जब संविधान नहीं रहेगा, ये सभा करने की इजाजत कौन देगा? कौन देगा कुर्सी पर बैठने तुम्हें? और जो जुल्म हो रहे हैं अभी, जब लोकतंत्र में इतने तुम्हारी बहनें सड़क पर निकलती हैं, आंदोलन करती हैं, मुकदमे किए जाते हैं, जब अब और आर्टिकल 15 की धर्म, जाति, लिंग, समुदाय और स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, उनको ताक पर रख के बनाया गया। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 46 को ताक पर रख के दिया गया, यानी कि सरकार और कोर्ट मिलकर दोनों हमारे अधिकारों का हनन कर रही है।
किस तारीख में है बंद? किस तारीख में है? आओगे नहीं आओगे विरोध दर्ज कराने? सतर्क रहना, भाजपा राज के लोग आपकी भीड़ में आके आपके बंद को बदनाम करने का काम करेंगे। अपनी आंखें और दिमाग खोल कर रखना। एक छोटी सी गलती नुकसान देगी, लेकिन जब मुल्क को बचाने की बात उन्होंने कहा तो याद रखना कि शहीद होते हैं हमारे भाई बॉर्डर पे, और उनकी जो परिवार के लोग हैं, उनकी घरवाली, उनकी बहनें हैं, वो न्याय के लिए सड़क पर घूमती हैं। पुलवामा की बहनों की, भाइयों की विधवाएं बहनें घूम रही है, कोई न्याय नहीं देता। ये आप मानवतावादियों की जिम्मेदारी है कि हमको न्याय मिले। आवाज उठाया करो, सवाल किया करो। तो जो लोग यहाँ पहुंचे और इतनी गर्मी में भी मुझे सुन रहे हैं, उनका दिल की गहरा स्वागत करता हूं। और ये भी कह देना चाहता हूं, इस देश के मुसलमान भाइयों का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जब 370 की बात आई वो सड़क पर नहीं आया, जब 3 तलाक की बात आई वो सड़क पर नहीं आया, जब बाबरी मस्जिद पर बिना फर्क के वर्जिश करा वो सड़क पर नहीं आया, और जब इस देश के पवित्र संविधान को खतरा हो वो सबसे पहले सड़क पर था। और आज भी हमारी बहनें और हमारे भाई साहब सारे शाहीन बागों में देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की दुआएं कर रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। इसलिए आपको घर से बाहर निकल के इतना सहयोग करना चाहिए। आप सहयोग करोगे नहीं, हाथ उठा के बताओ, करोगे? कागज तो नहीं दिखाओगे, डरोगे तो नहीं सरकार से। अगर आप घोषणा करोगे तो फिर कोई ताकत नहीं जो है देश में डेमोक्रेसी को खत्म कर दे, संविधान को नुकसान पहुंचा दे। ये देखो लाइव स्टार्ट हो गया ना इसका। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ के आयोजक कमेटी का दिल के गहरा शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हो जाओ। शुक्रिया आप सभी का दराज से तशरीफ लाए। आज के इस जन विरोधी आंदोलन के खिलाफ खड़े होने के लिए आए हुए सभी मौजूद मेहमानों का, आवाम का, युवाओं का, भाइयों का, बहनों का और भीम आर्मी राजस्थान की तरफ से आप सभी का शुक्रिया, खैर मकदम, वेलकम। आप तशरीफ लाए, इसके लिए आप ऊपर नहीं चढ़ रही है, कौन चढ़ने दे रहा है?